हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप मेरे साथ कर रहे हो अपनी सीटेट सेकेंड पेपर के लिए सामाजिक विज्ञान की प्रैक्टिस क्लासेस, जिसका आज पहला सेशन होने वाला है। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, नवपाषाण काल की धार्मिक प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन अभिलक्षण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। आपको बताना है नवपाषाण काल की धार्मिक प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन अभिलक्षण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। पहला ऑप्शन है मातृ देवी की पूजा, दूसरा है बलि प्रथा, तीसरा है मंदिर का निर्माण, चौथा है देवताओं का पृथक्करण। तो बताइए इनमें से कौन से अभिलक्षण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। सभी लोग इसका आंसर कर देंगे, एक बार आंसर कीजिए। पहला क्वेश्चन है ये SST सेकेंड पेपर के लिए है, सामाजिक विज्ञान जो सेकेंड पेपर होता है सीटेट का, उसके लिए है ये। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? केवल ए इसमें सही होगा, मातृ देवी की पूजा। ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बुस्त्रोफेदन क्या है। आपको बताना है बुस्त्रोफेदन क्या है। पहला ऑप्शन है एक प्रकार की लिपि है, दूसरा है एक भारतीय स्थल है, तीसरा है एक पुरावेत्ता का नाम है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो बताइए बुस्त्रोफेदन क्या है। एक प्रकार की लिपि है, एक भारतीय स्थल है, एक पुरातत्ववेत्ता का नाम है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आपको इसका आंसर करना है। बताइए इसका क्या हो जाएगा। बुस्त्रोफेदन क्या है? ये एक प्रकार की लिपि है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये लिपि मुख्यतः प्राचीन मनुस्मृत एवं शिलालेख में पाई जाती थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में जातवेदस, हिरण्यदत्त और गृहपति किस देवता की उपाधियां थीं। आपको बताना है ऋग्वेद में जातवेदस, हिरण्यदत्त और गृहपति किस देवता की उपाधियां थीं। तो इसका आंसर करेंगे आप लोग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? ये सारी उपाधियां किसकी थीं? अग्नि देवता की थीं। किसकी? अग्नि देवता की। देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है किन शासकों के अभिलेखों में संगम युगीन राज्यों का उल्लेख मिलता है। आपको बताना है किन शासकों के अभिलेखों में संगम युगीन राज्यों का उल्लेख मिलता है। पहला ऑप्शन है कलिंग के राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में, दूसरा है अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में, तीसरा है रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख में, चौथा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों में। तो इसका आंसर करेंगे आप लोग। क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर करेंगे एक बार इसका। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? कलिंग के राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में और अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में संगम युगीन राज्यों का उल्लेख मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, पहला और दूसरा दोनों में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में छंदवासिनी किस प्रकार की महिलाएं होती थीं। आपको बताना है मौर्य काल में छंदवासिनी किस प्रकार की महिलाएं होती थीं। पहला ऑप्शन है ऐसी महिलाएं जो गाती थीं, दूसरा है ऐसी महिलाएं जो काव्य रचती थीं, तीसरा है ऐसी महिलाएं जो स्वतंत्र रूप से रहने वाली विधवाएं थीं, या फिर मनोरंजन करने वाली नट स्त्रियां। तो बताइए मौर्य काल में छंदवासिनी किस प्रकार की महिलाएं होती थीं। सभी लोग इसका आंसर करेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 95 का सभी लोग आंसर कर देंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? स्वतंत्र रूप से रहने वाली विधवाएं मौर्य काल में छंदवासिनी कही जाती थीं। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आपको बताना है असत्य कथन इनमें से कौन सा हो जाएगा। पहला ऑप्शन है राष्ट्रकूटों शासकों ने शैव वैष्णव तथा जैन धर्म को संरक्षण दिया, दूसरा है राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमानों के विरुद्ध कड़े प्रतिबंध लगाए थे, तीसरा है एलोरा के शिव मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था, चौथा है अमोघ वर्ष की पुत्री राजबल्लभी ने कुछ समय तक शासन किया था। तो बताइए इसमें से असत्य कथन कौन सा हो जाएगा। 96 का सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर कर दीजिए एक बार। इसमें से असत्य कथन कौन सा हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा?
राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमानों के विरुद्ध कड़े प्रतिबंध लगाए, ये इसका असत्य कथन है। ऑप्शन नंबर 2 जो दिया हुआ है ये असत्य है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। आपको ये सूची सुमेलित करनी है। एक तरफ दिया है फिरोज तुगलक, बलबन, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी। दूसरी तरफ दिया है नवरोज मनाने की प्रथा प्रारंभ की, नहरों का निर्माण कराया, दाग प्रथा प्रारंभ की, एकता प्रथा स्थापित की। तो बताइए इसमें क्या सही हो जाएगा, आपको सुमेलित करना है। तो एक बार करते हैं सुमेलित। फिरोज शाह तुगलक ने क्या करवाया था, नहरों का निर्माण, यानी कि पहले वाले का 2 हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने क्या करवाया था, नहरों का निर्माण। बलबन ने क्या किया था, नवरोज मनाने की प्रथा प्रारंभ की थी, किसने, बलबन ने। और इल्तुतमिश ने क्या किया था, एकता व्यवस्था स्थापित की थी, इल्तुतमिश ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, दाग प्रथा प्रारंभ। यानी इसका हो जाएगा पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। आगे देखते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा, ये वाला। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है। शाहजहां से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य हो जाएगा। पहला ऑप्शन है, शाहजहां के गद्दी पर बैठने से पहले दाबर बख्श को बैठाया गया था। दूसरा है, शाहजहां के शासनकाल का पहला विद्रोह खान ए जहां लोदी ने किया था। तीसरा ऑप्शन है, शाहजहां तथा गुरु हरगोविंद के बीच संघर्ष हुआ था। चौथा है, शाहजहां काल में पड़े दुर्भिक्ष का वर्णन पीटर मुंडी ने किया है। तो बताइए शाहजहां से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है। सभी लोग आंसर कर देंगे एक बार इसका, सभी लोग आंसर कीजिए। इनमें से कौन सा कथन असत्य हो जाएगा, तो वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। शाहजहां के काल का पहला विद्रोह खान जहां लोदी ने किया था, ये असत्य कथन है, इसने नहीं किया था इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी में अकबर की इमारतें ... के लिए प्रसिद्ध हैं, आपको बताना है। फतेहपुर सीकरी में अकबर की इमारतें किस लिए प्रसिद्ध हैं। पहला ऑप्शन है, भारत में प्रथम कांदाकार गुम्बद का निर्माण। दूसरा है, धारणिक और चापाकार शैलियों का समन्वय। तीसरा है, पच्चीकारी का प्रचुर प्रयोग। चौथा है, व्यापक मात्रा में संगमरमर का प्रयोग। तो बताना है फतेहपुर सीकरी में अकबर की इमारतें किस लिए प्रसिद्ध हैं। सभी लोग आंसर कर देंगे। नाइन्टी 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा, भारत में प्रथम कांदाकार गुम्बद का निर्माण, इसलिए फतेहपुर सीकरी में अकबर की इमारतें प्रसिद्ध हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने अपना दूसरी बार राज्याभिषेक तांत्रिक विधि से करवाया था, उस समय उसे किसने पूरा करवाया था, आपको बताना है। आंसर कीजिए एक बार। शिवाजी ने दूसरी बार जो अपना राज्याभिषेक करवाया था तांत्रिक विधि से, उस समय किसने उसे पूरा करवाया था। तो इसका आंसर करेंगे सभी लोग। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्या हो जाएगा, निश्चलपुरी गोसावी। क्या हो जाएगा, निश्चलपुरी गोसावी, इसने पूरा करवाया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सन 1857 की क्रांति का कारण नहीं था, आपको बताना है। इनमें से कौन सा सन 1857 की क्रांति का कारण नहीं था। पहला है, भारतीयों का संगठित एवं शक्तिशाली होना। दूसरा है, लॉर्ड डलहौजी की अपहरण नीति। तीसरा है, भारतीयों का आर्थिक शोषण। चौथा है, सैनिक को सुअर एवं गाय की चर्बी के कारतूस देना। तो इनमें से कौन सा कारण नहीं था, आंसर कीजिए आप लोग। आंसर कर दें इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा, भारतीयों का संगठित एवं शक्तिशाली होना, ये कारण नहीं था इसका। बाकी ये तीनों कारण थे, लॉर्ड डलहौजी की अपहरण नीति, भारतीयों का आर्थिक शोषण और सैनिकों को सुअर एवं गाय की चर्बी लगी हुई कारतूस देना, ये सभी कारण थे। लेकिन भारतीयों का संगठित होना और शक्तिशाली होना, ये इसका कारण नहीं था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से
कौन सा एक सही कालानुक्रम में है, आपको बताना है। इनमें से कौन सा एक सही कालानुक्रम में लगा हुआ है, सबसे पहले क्या हुआ था, फिर उसके बाद में क्या हुआ था, इस प्रकार से बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सबसे पहले बंगाल का विभाजन हुआ है, फिर सूरत विभाजन हुआ है, फिर लखनऊ समझौता, उसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। ये आप लोग याद रखना इसको। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में किस घटना ने मतभेद के बीज बोए व अंततः देश का विभाजन कराया था, आपको बताना है। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में किस घटना ने मतभेद के बीज बोए थे और अंततः देश का विभाजन कराया था। पहला है सन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, दूसरा है सन 1905 में बंगाल का विभाजन, तीसरा है गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन करना, चौथा है विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा, विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण। ये इसका कारण था, किसका, देश विभाजन का। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन क्या है, पहला है दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, दूसरा है आर्य समाज ने जाति व्यवस्था की सत्ता का खंडन किया, तीसरा है दयानंद सरस्वती का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही आपको बताना है। इनमें से कौन कौन से कथन सही हो जाएंगे, तो सभी लोग आंसर करेंगे इसका। सभी लोग आंसर कर दें। दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, ये सही है। आर्य समाज ने जाति व्यवस्था की सत्ता का खंडन किया था, ये सही है कि नहीं सही है। तो ये क्या है, ये सही नहीं है। उसके बाद है दयानंद सरस्वती का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था, ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ये सही है। यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है, ए और सी दोनों इसके सही हो जाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। को बताना है कि 1932 में हुए पूना पैक्ट या पूना समझौता में क्या प्रावधान था। पहला ऑप्शन है ए डोमिनियन स्थित बनाए जाने का, दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, तीसरा है हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, चौथा है हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तारे का रंग डॉट डॉट का सूचक है, आपको बताना है। तारे का रंग किसका सूचक होता है, सूर्य से दूरी का, उसकी पृथ्वी से दूरी का, उसकी ज्योति का, या फिर उसके ताप का। तो सबको आंसर करना है, तारे का रंग किसका सूचक होता है। तारे का रंग किसका सूचक होता है, सभी को बताना है। तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है, किसका होता है, तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, आपको बताना है। पहला है वृहद ज्वार भाटा पूर्णिमा को आते हैं, दूसरा है लघु ज्वार भाटा केवल अमावस्या को आते हैं, तीसरा है भारत के पश्चिमी तट में दिन में 4 बार ज्वार भाटा आते हैं, चौथा ऑप्शन है खाड़ियों में ज्वार भाटा नहीं आते हैं। तो इसका सभी लोग आंसर करेंगे। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। पूर्णिमा के दिन सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सीध में होते हैं और इस दिन क्या होता है, वृहद ज्वार आता है। पूर्णिमा के दिन सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं, इसीलिए उस दिन क्या होता है, वृहद ज्वार आता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं। बरमूडा त्रिभुज डॉट डॉट अवस्थित है, आपको बताना है बरमूडा त्रिभुज कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, दूसरा है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, तीसरा है दक्षिणी प्रशांत महासागर में, चौथा है उत्तरी प्रशांत महासागर में। तो बताइए बरमूडा त्रिभुज कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 108 का सभी लोग आंसर करेंगे। बरमूडा त्रिभुज जिसे क्या कहते हैं, शैतान के त्रिभुज के रूप में भी जाना जाता है, या
उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर का क्षेत्र है जिसमें कुछ विमान एवं सतही जहाज गायब हो जाते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर विमान जाकर के गायब हो जाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, शैतान के त्रिभुज के रूप में इसको जाना जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है बरमूडा त्रिभुज। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है भूपृष्ठ में परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है सुनामी, दूसरा है सौर तापन, तीसरा है ग्रीन हाउस प्रभाव, चौथा है भूकंपीय प्रभाव। तो इसका आंसर करिए आप लोग, इसका आंसर कर दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में क्या हो जाता है, कुछ मौजूद गैसें ऐसी होती हैं जो वातावरण के तापमान को गर्म बनाने में मदद कर देती हैं, इसीलिए इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैसों एवं ऊपरी सतह में हल्की गैसों की प्रधानता है। दूसरा है ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है। तीसरा है वायुमंडल का 50% तथा 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। चौथा ऑप्शन है वायुमंडल की ऊपरी सीमा लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन असत्य हो जाएगा, आपको यह बताना है असत्य कथन। सभी लोग इसका आंसर करेंगे, असत्य कथन कौन सा हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या हो जाएगा, ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है, ये गलत आंसर है इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तराई क्षेत्र के विषय में सही व्याख्या करता है, आपको बताना है इनमें से तराई क्षेत्र के विषय में कौन सही व्याख्या कर रहा है। तो आंसर करिए एक बार। पहला है भाबर क्षेत्र के पश्चिम में दलदली क्षेत्र जिसमें सघन वन व उच्च जैव विविधता पाई जाती है। दूसरा है शिवालिक पर्वत की तलहटी में सिंधु में तिस्ता नदी का तक का क्षेत्र जिसमें नदियां समा जाती हैं। तीसरा है पुरानी बालुई मिट्टी में बना मैदानी क्षेत्र जो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में पाया जाता है। चौथा है नई बालुई मिट्टी में से बना क्षेत्र जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाया जाता है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा तराई क्षेत्र के विषय में सही व्याख्या करता है। इसका आपको बता दें, तराई क्षेत्र भारत तथा नेपाल एवं भूटान में स्थित हिमालय के आधार के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को कहते हैं। किसको कहते हैं, तराई क्षेत्र भारत, नेपाल एवं भूटान में स्थित हिमालय के आधार के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को कहते हैं। तराई क्षेत्र का उत्तरी भाग भाबर कहलाता है। तराई ऐसा क्षेत्र है जहाँ सघन वन व उच्च जैव विविधताएं पाई जाती हैं। आप लोग इसको याद रखेंगे, तराई एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर घने वन व जैव विविधता पाई जाती हैं। तो इसका बताइए कौन सा हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा, भाबर क्षेत्र के पश्चिम में दलदली क्षेत्र जिसमें सघन वन व उच्च जैव विविधता पाई जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। पहला है कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। दूसरा है कोचीन बंदरगाह एक समुद्र ताल या लेगून के प्रवेश द्वार पर स्थित है। तीसरा है चेन्नई एक प्राकृतिक बंदरगाह है। चौथा है विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा स्थलरुद्ध बंदरगाह है। तो इनमें से कौन सा एक सही नहीं है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 112 का सभी लोग आंसर करेंगे। तो आपको बता दें विशाखापत्तनम देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है, लेकिन यह सबसे गहरा है परंतु स्थल रुद्ध नहीं है ये। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बताइए आप लोग। इसका हो जाएगा 4, विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा स्थल रुद्ध बंदरगाह, ये गलत हो जाएगा। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है भूमिदान का अंतर्निहित उद्देश्य था, आपको बताना है भूमिदान का अंतर्निहित उद्देश्य क्या था। ब्राह्मणों का संतुष्टिकरण, दूसरा है आध्यात्मिक पुण्य अर्जित करना, तीसरा है भूमि अनुदान प्राप्त करना, सामाजिक दृष्टि से अत्यधिक प्रतिष्ठित और आर्थिक दृष्टि से अधिक उत्पादक था, चौथा है राजकोष को दानादि के दायित्व से मुक्त कराना। तो बताइए भूमिदान का अंतर्निहित उद्देश्य क्या था, सभी लोग आंसर करेंगे। भूमिदान का अंतर्निहित उद्देश्य क्या था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा, ब्राह्मणों का संतुष्टिकरण करना ही क्या था भूमिदान का
अंतर्निहित उद्देश्य था। देखते हैं आगे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य कारण क्या था, आपको बताना है। भारतीय संविधान में डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य कारण क्या था। पहला ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, दूसरा है सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना, तीसरा है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, चौथा है नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। तो बताइए भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य कारण क्या था। इसका सभी लोग आंसर करेंगे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्या होता है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए डीपीएसपी शामिल किए गए थे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है तो लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है। तो राष्ट्रपति विधेयक को पहला ऑप्शन है पुनः स्पष्टीकरण मांग सकता है, दूसरा है अनुमति देगा, तीसरा है पुनः लौटा सकता है, चौथा है उच्चतम न्यायालय की अनुमति लेगा। तो बताइए जब एक बार लोकसभा जब एक बार विधेयक को पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। उसके बाद में लोकसभा फिर से उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास मतलब दूसरी बार भेज देती है। तो राष्ट्रपति के पास जब दूसरी बार विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति को क्या करना है उसके ऊपर आपको ये बताना है, अनुमति देना ही पड़ता है। इसको आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास में दूसरी बार जाता है तो फिर राष्ट्रपति को उसके ऊपर हस्ताक्षर करना अनिवार्य हो जाता है। इसके लिए राष्ट्रपति को क्या किया गया है, बाध्य किया गया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त हैं, आपको बताना है। इनमें से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं। पहला है धन विधेयक, दूसरा है धनेतर विधेयक, तीसरा है नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना, चौथा है संविधान का संशोधन। तो इनमें से ऐसी कौन सा ऑप्शन है जिसमें राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं। तो इसका सभी लोग आंसर कर देंगे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। इस संबंध में राज्यसभा को लोकसभा से ज़्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं। इसमें क्या हो जाता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं को गठित करने की अनुमति देता है। इसमें लोकसभा के पास कोई शक्ति नहीं होती, आप लोग इसको याद रखेंगे। 312 के अंतर्गत, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत संविधान राज्यसभा को ये शक्ति देती है कि वो नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की सही व्याख्या है। पहला है शैक्षिक संस्था खोलने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे उस संस्थान में पढ़ाई कर सकते हैं, दूसरा है सरकारी विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी संस्कृति और धर्म विश्वासों से परिचित कराया जाए, तीसरा है भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने बच्चों के लिए विद्यालय खोल सकते हैं और उनके लिए इन विद्यालयों को आरक्षित कर सकते हैं, चौथा है भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक यह मांग कर सकते हैं कि उनके बच्चे उनके द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के अतिरिक्त किसी अन्य संस्थान में नहीं पढ़ेंगे। तो बताइए निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की सही व्याख्या है। सभी लोग आंसर कर देंगे इसका। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने बच्चों के लिए विद्यालय खोल सकते हैं और उनके लिए इन विद्यालयों को आरक्षित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नीचे वंश तथा उनके संस्थापकों को जोड़े दिए गए हैं, असत्य जोड़े की पहचान करनी है। नीचे क्या है, कुछ वंश हैं और उनके संस्थापकों के नाम हैं, आपको बताना है इनमें से असत्य जोड़ा कौन सा है। एक तरफ दिया है गुर्जर प्रतिहार और मालवा के परमार, गुजरात के चालुक्य और बुंदेलखंड के चंदेल, और एक तरफ दिया है गोविंद भोज, मूलराज प्रथम और नन्नुक। तो आपको बताना है इनमें से असत्य जोड़ा कौन सा हो जाएगा। तो आंसर कीजिए आप लोग। इनमें से असत्य जोड़ा हो गया पहला वाला हो गया, ये वाला इसका गलत हो गया, पहला वाला गुर्जर प्रतिहार गोविंद। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी साथियों? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र नामक राजा ने की थी, किंतु इस वंश का वास्तविक प्रथम महत्वपूर्ण शासक नागभट्ट प्रथम था। आप लोग इसको याद रखेंगे कि
गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना गोविंद ने नहीं की थी, किसने की थी? हरिश्चंद्र नामक राजा ने की थी। किंतु इस वंश का वास्तविक प्रथम महत्वपूर्ण शासक कौन हुआ है? नागभट्ट प्रथम हुआ है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति ने बंगाल से बाहर क्रांतिकारी संस्थाएं कहाँ कहाँ स्थापित की? आपको बताना है। अनुशीलन समिति ने बंगाल से बाहर क्रांतिकारी संस्थाएं कहाँ कहाँ स्थापित की थी? पहला है उत्तर प्रदेश में वाराणसी इलाहाबाद, दूसरा है बिहार में पटना देवधर या दुमका, या फिर तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों प्रदेशों में, चौथा है कहीं भी नहीं। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा आंसर? 119 का क्या आंसर है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों प्रदेशों में ही अनुशीलन समिति ने बंगाल से बाहर क्रांतिकारी संस्थाओं की स्थापना की थी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में लिखिए। पहला दिया है भारत छोड़ो आंदोलन, चौरी चौरा कांड, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो इनको सही क्रम में लगाना है कि पहले कौन सी घटना हुई थी, उसके बाद कौन सी हुई थी, इस प्रकार से आपको लगाना है। तो एक बार इसका आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? इसका आंसर कर दें एक बार सभी लोग, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित का क्रम तय कीजिए। आपको इनका क्रम बताना है। पहला है इतसिंग, दूसरा है मेगस्थनीज, तीसरा है ह्वेंगसंग, चौथा है फाह्यान। तो इनका आपको क्रम बताना है, किस क्रम में ये आए थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहले मेगस्थनीज आया था, फिर फाह्यान आया था, फिर ह्वेंगसंग आया था, फिर इतसिंग आया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? आपको बताना है इनमें से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा हो जाएगा। सभी लोग आंसर करेंगे इसका। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। क्या हो जाएगा? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बलबन के अनुसार वह कौन सा नियम या कानून था जो राजकीय आज्ञाओं और आदेशों का पालन कराने तथा राज्य को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक था? तो आप लोग बताइए, बलबन के अनुसार वह कौन सा कानून था? इसका आंसर करेंगे एक बार सभी लोग। सभी लोग आंसर कर दीजिए इसका। आंसर करना एक बार इसका सभी लोग। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? राजपद गौरव पूर्ण हो। क्या हो जाना चाहिए? राजपद गौरव पूर्ण होना चाहिए। आगे देखते हैं। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? आपको बताना है। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पहला है पवनों की दिशा में परिवर्तन, दूसरा है गर्म तथा शीतकालीन पवनों को असरदार होना, तीसरा है पवनों में मौसम के अनुसार परिवर्तन, चौथा है पूरे साल लगातार वर्षा। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? पवनों की दिशा में परिवर्तन भारत की जलवायु की प्रमुख विशेषता है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा कहाँ से होकर गुजरती है? आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर करिए आप लोग। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? 180 डिग्री पूर्वी पश्चिम के सहारे परंतु भूखंडों से बचकर अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा निकलती है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस स्थिति में भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? आपको बताना है। किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस स्थिति में भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है आपातकाल के दौरान, दूसरा है निर्वाचन के दौरान, तीसरा युद्ध के दौरान, चौथा है उपयुक्त में से कोई सा या फिर कोई सा भी नहीं। तो बताइए इनमें से कौन कौन से सही ऑप्शन हो जाएंगे, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर कर दें। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? केवल जो ये 3 वाला है युद्ध के दौरान, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं क्या कहलाती हैं? आपको बताना है। जो पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं वो क्या कहलाती हैं? स्थल समुद्र हवाएं, या फिर उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, या फिर
दक्षिण पश्चिमी व्यापारिक पवनें या फिर उत्तर पश्चिमी स्थायी पवनें। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, स्थल समुद्र हवाएं क्या चलती हैं, स्थल समुद्र हवाएं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सूची 1 तथा सूची 2 से उचित मेल स्थापित कीजिए। पहला देखिए इधर, मोहम्मद तुगलक, कृष्णदेव राय, अकबर और औरंगजेब है, दूसरी तरफ है इब्न बतूता, राल्फ फिच, डोमिंगो पायस या मनुची। तो आपको सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ दिया है मोहम्मद तुगलक, कृष्णदेव राय, अकबर औरंगजेब, दूसरी तरफ दिया है इब्न बतूता, राल्फ फिच, डोमिंगो पायस और मनुची। तो इसका बताइए क्या आंसर हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। आप लोग इसका मिलान कर लीजिए, एक बार मिलान करिए। इब्न बतूता किसके, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, और कृष्णदेव राय के समय में कौन आया था, डोमिंगो पायस आया था, और अकबर के में कौन आया था, यह आया था राल्फ फिच, और औरंगजेब में आया था मनुची। कौन आया था, मनुची। देखते हैं अगला क्वेश्चन, राजपूतों के सामाजिक जीवन से संबंध कथनों पर विचार करना है आपको। राजपूतों के सामाजिक जीवन से संबद्ध कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राजपूतों में जाति प्रथा प्रचलित नहीं थी। दूसरा है, राजपूतों में पर्दा प्रथा प्रचलित थी। तीसरा है, राजपूतों के दरबारी जीवन की एक विशेषता थी भाट या चारण। चौथा है, वंशावली से संबंध प्रश्नों का चारण या भाट का विचार सर्वमान्य था। आपको बताना है राजपूतों के सामाजिक जीवन से संबंध कथनों पर विचार कीजिए। तो आंसर करना है आपको है इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, 3 और 4 इसमें सही हैं। राजपूतों के दरबारी जीवन की एक विशेषता थी भाट या चारण, और चौथा वाला है वंशावली से संबंध प्रश्नों पर चारण या भाट का विचार सर्वमान्य था। ये दोनों सही हैं इसमें, ऑप्शन नंबर 3 और 4। आगे, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। आपको बताना है कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कौन थे, 8 मंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना है तो संविधान सभा का प्रस्ताव निम्नलिखित में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। आपको बताना है स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना है तो संविधान सभा का प्रस्ताव निम्नलिखित में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत किया गया था। जितने भी लोग हमारे साथ बने हुए हैं सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे। जो लोग इस क्लास को देख रहे हैं, क्लास देखने के बाद में अगर अच्छी लगे तो शेयर कर देंगे अपने साथी मित्रों के पास में। जिन्होंने सेकेंड पेपर के रूप में सामाजिक विज्ञान का चयन किया हुआ है उन सभी के लिए ये क्लास बेहद उपयोगी रहने वाली है। तो आपको एक दिन सामाजिक विज्ञान की क्लास मिला करेगी, और अगले दिन जो लोग हमारे साइंस का पेपर दे रहे हैं सीटेट सेकेंड पेपर के लिए उनको साइंस की क्लास मिला करेगी। तो एक एक दिन छोड़ कर आपको ये क्लास मिला करेगी। एक दिन साइंस की आएगी और एक दिन सामाजिक विज्ञान की आएगी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी ने सन 1936 में संविधान सभा की मांग का प्रस्ताव रखा था। आगे देखते हैं, पहला आधुनिक ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। पहला आधुनिक ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अरुण को कहा जाता है। किसको, अरुण को कहा जाता है पहला आधुनिक ग्रह। आगे चलते हैं, संघात्मक शासन की दोहरी शासन व्यवस्था का अर्थ है। आपको बताना है संघात्मक शासन की दोहरी शासन व्यवस्था का अर्थ क्या है। तो सभी लोग इसका आंसर कर देंगे संघात्मक शासन की दोहरी व्यवस्था का अर्थ क्या है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, 2 व्यवस्थापिकाएं, 2 कार्यपालिकाएं व 2 संविधान। यह है संघात्मक शासन की दोहरी व्यवस्था का अर्थ, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संघात्मक शासन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन असत्य हो जाएगा। पहला है केंद्र व राज्यों के मध्य समान शक्ति वितरण। दूसरा है संविधान में 2/3 बहुमत से संशोधन होना। तीसरा है केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट व लिखित विभाजन। चौथा है संविधान के संरक्षक के रूप में स्वतंत्र न्यायपालिका का होना। तो बताइए संघात्मक शासन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संविधान। ये वाला इसका हो जाएगा तीसरा और दूसरा।
क्या हो जाएगा, तीसरा और दूसरा इसका असत्य कथन हो जाएगा। तीसरा और दूसरा ये दोनों कैसे हैं, असत्य कथन है, तीसरा और दूसरा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन किस कक्षा से शुरू करने की सिफारिश की है, आपको बताना है। एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन किस कक्षा से शुरू करने की सिफारिश की गई है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, कक्षा 3 से। कहाँ से, कक्षा 3 से। आगे देखते हैं, पाठ्यक्रम सुधार हेतु सर्वमान्य सुझाव है। पाठ्यक्रम सुधार हेतु सर्वमान्य सुझाव इनमें से कौन सा है, आपको यह बताना है। तो इसका सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी क्या हैं, ये पाठ्यक्रम सुधार हेतु सर्वमान्य सुझाव हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन को माना है, आपको बताना है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन को क्या माना है। तो बताइए इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, संग्रहित इकाई के रूप में। क्या माना है, संग्रहित इकाई के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में कथन विधि के लाभ हैं, आपको बताना है सामाजिक अध्ययन शिक्षण में कथन विधि के क्या लाभ हैं। 139 का सभी लोग आंसर कर देना है, कर दीजिए सभी लोग आंसर। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में कथन विधि के क्या लाभ हो जाएंगे। कथन अधिक प्रभावशाली होता है, सही है। समय व शक्ति की बचत होती है, ये भी सही है। छात्रों को सुनकर सीखने का अवसर मिलता है, यानी कि उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएंगे। इसमें जितने भी ऑप्शन हैं सब सही हैं। आगे देखते हैं। बोधात्मक प्रश्नों से जांच की जाती है, आपको बताना है बोधात्मक प्रश्नों से किसकी जांच की जाती है। क्वेश्चन नंबर 140। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों की समझ और ज्ञान के स्थायित्व की जांच बोधात्मक प्रश्नों के द्वारा की जाती है। आगे देखते हैं। पर्यावरण शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जिससे पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए, यह किसकी परिभाषा है। आपको बताना है पर्यावरण शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जिससे पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके, यह किसकी परिभाषा है। सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। ये परिभाषा किसकी है, यूनेस्को की है। किसकी, यूनेस्को की है परिभाषा ये। आगे चलते हैं। एक अच्छी इकाई विधि का गुण निम्नलिखित में से है, आपको बताना है एक अच्छी इकाई विधि का गुण निम्नलिखित में से क्या है। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। जितने भी साथी लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और बाकी सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए सभी के पास में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, ये सभी के सभी अच्छी इकाई विधि के गुण हैं, उपरोक्त सभी सही हैं इसमें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी कक्षा में छात्रों को दिए गए पुरस्कार एवं दंड के संदर्भ में यह माना जाता है कि ये सीखने में सहायक नहीं होते हैं। शिक्षक अधिकांश रूप से दंड का सहारा लेते हैं। छात्र शीघ्र ही प्रलोभनों की प्राप्ति के ढंग सीख लेते हैं। ये दोनों ही धीरे धीरे अपना प्रभाव समाप्त कर लेते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका हो गया ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ये दोनों ही धीरे धीरे अपना प्रभाव समाप्त कर लेते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 3 तथा 4 के पाठ्यक्रम से अलग विषय के रूप में किस शिक्षा आयोग ने माना है। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 3 और 4 के पाठ्यक्रम से अलग विषय के रूप में किस शिक्षा आयोग ने माना है, आपको यह बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग। क्या हो जाएगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 3 तथा 4 के पाठ्यक्रम से अलग विषय के रूप में माना है। आगे देखते हैं। व्याख्यान विधि द्वारा किस अधिगम उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता, आपको बताना है व्याख्यान विधि द्वारा किस अधिगम उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक बार सभी लोग आंसर करेंगे। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्रियात्मक। क्या हो जाएगा, क्रियात्मक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन की योग्यता बढ़ाने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन की योग्यता बढ़ाने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। ऑप्शन दिया है विचारात्मक प्रश्न, बंद उत्तर वाले प्रश्न, या फिर बोधात्मक प्रश्न। चौथा है बहुचयनात्मक प्रश्न। तो इसमें हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? विचारात्मक प्रश्न। ऑप्शन नंबर 1 सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन का संबंध निम्न में से किसके साथ है? आपको बताना है सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन का संबंध निम्न में से किसके साथ है? पहला ऑप्शन है छात्र के अधिगम स्तर के साथ, दूसरा है विद्यालय के साथ, तीसरा है अध्यापकों के साथ में, चौथा इन सभी के साथ में। तो बताइए इसमें क्या सही हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। छात्र के अधिगम स्तर के साथ में सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन का संबंध है छात्र के अधिगम स्तर के साथ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पर्यावरण अध्ययन के संबंध में उल्लेख है। आपको बताना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में आई थी, इसमें पर्यावरण अध्ययन के संबंध में क्या उल्लेख है? तो इसका आंसर करेंगे सभी लोग। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से देनी चाहिए। पर्यावरण अध्ययन कहाँ से पढ़ाना चाहिए? कक्षा 3 से पढ़ानी चाहिए। आगे देखते हैं। सामाजिक अध्ययन के किस भाग में आर्थिक विकास की योजनाओं तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है? सामाजिक अध्ययन के किस भाग में आर्थिक विकास की योजनाओं का और अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक आर्थिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है? आपको यह बताना है। मानव शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अर्थशास्त्र। क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र। आज का अंतिम क्वेश्चन है इतिहास शिक्षण की अत्यंत महत्वपूर्ण विधि कौन सी? आपको बताना है इतिहास शिक्षण की अत्यंत महत्वपूर्ण विधि कौन सी है? योजना विधि, स्रोत विधि, प्रयोगशाला विधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? स्रोत विधि। तो साथियों आप बताना आपके 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही निकले और आपको हमारी क्लास कैसी लगी ये भी आप बताना कमेंट बॉक्स में। जो लोग नए जुड़े वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बाकी सभी लोग इस क्लास को शेयर कर देंगे सभी के पास में जो लोग सामाजिक विज्ञान सेकेंड पेपर देने वाले हैं सीटेट का। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।